नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैवल्य एकेडमी पर, जहाँ पर हम भारतीय इतिहास के पूर्वावलोकन सीरीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने ऑलरेडी आपने मेरे साथ 2 लेक्चर पढ़ लिया है और जिसमें हमने आर्किटेक्चर के बारे में या स्थापत्य कला के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य और पल्लव तथा संगम युग के बारे में। ठीक है, जो हमारे दक्षिण भारत में थे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, पहले के 2 लेक्चर में क्या था, हमने ये जो नोट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इन्हें हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अब से हम इन्हें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन्हें फटाफट से देख लेते हैं कि क्या दिए हुए हैं यहाँ पर, जो कि थोड़े इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम पहले संगम साहित्य के बारे में बात कर लेते हैं। संगम क्या होता है? संगम जो है किसी भी चीज़ की मिला देते हैं अगर उसे, तो संगम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्यतः क्या है, गोष्ठी परिषद होती थी। ठीक है, ये जो है कवि होते थे, कवियों की जो गोष्ठियाँ होती थी उन्हें जो है संगम कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि संगम जो है प्राचीन तमिल शब्द है, जिसका सामान्यतः अर्थ क्या है, गोष्ठी परिषद। ठीक है, गोष्ठी परिषद के अर्थ में लिया गया है इसे। इस रूप में संगम जो है संगम तमिल कवियों की एवं विद्वानों की क्या थी, वो परिषदें थी। ठीक है, और इन गोष्ठियों में जो है इन गोष्ठियों में जिन साहित्यों की जो है रचना की गई उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि राजा को क्या कहते थे, को, कौन और मन्नन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, राजा के लिए। ये हम संगम काल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि जो है दक्षिण भारत में जो संगम युग था वहाँ पे पांड्य राजाओं के संरक्षण में, ये यहाँ पे जो लिखा है वो पांड्य राजाएं हैं। ठीक है, पांड्यों ने जो है इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये 3 संगम आयोजित किए गए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इन्हें याद करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। पहला और जो तीसरा है, दोनों ही वो मदुरई में हुआ था। ठीक है, ये प्लेस है, पांड्यों की जो है राजधानी थी वो मदुरई में थी। ठीक है, तो ये जो है मदुरई में पहला और दूसरा तृतीय संगम हुआ था। ठीक है, और जो नेक्स्ट है, जो द्वितीय संगम है, वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था कपाटपुरम में। ठीक है, पहले की अध्यक्षता की थी अगस्त्य ऋषि ने। ठीक है, अगस्त्य ऋषि को माना जाता है कि ये दक्षिण में जाकर इन्होंने दक्षिणी के लोगों का आर्यकरण किया था। ठीक है, और नेक्स्ट भी जो है अगस्त्य ऋषि ने और तोल्काप्पियर ने किया था। ठीक है, और थर्ड का जो है अध्यक्षता नक्कीरर ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, महर्षि अगस्त्य को जो है तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगर ये पूछता है तो क्या हो जाएगा, जनक जो है वो महर्षि अगस्त्य होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो तोल्काप्पियर है, ठीक है, तोल्काप्पियर ये जो दिया हुआ है, इन्होंने जो है तोल्काप्पियम की रचना की है। ठीक है, तोल्काप्पियम क्या है, ये द्वितीय संगम से माना जाएगा। अगर तोल्काप्पियम पूछता है कि किस संगम में इसका संगठन किया गया था, तो इसका जो है द्वितीय संगम में इसका संगठन किया गया था। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली जो तोल्काप्पियम है ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ये तोल्काप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, अब तक में हमने 2 व्याकरण ग्रंथ के बारे में पढ़ लिया। एक तो हमने पहले पढ़ा था अष्टाध्यायी, या अभी हम आगे आने वाले में भी पढ़ेंगे। अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा था, वो भी एक व्याकरण ग्रंथ था। और ये दक्षिण भारत में क्या हो गया, यहाँ पे तोल्काप्पियम जो है ये भी व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसकी रचना जो है वो सूत्र शैली में हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे शिल्पाधिकारम। ठीक है, ये जितने भी आ रहे हैं ये क्या है, ये संगम साहित्य से ही लिए गए, यानी ये सभी जो है वो संगम साहित्य है। इनकी रचना प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगम में ही हुई है। ठीक है, यानी ये साउथ से रिलेटेड है। ठीक है, दक्षिण भारत से। तो शिल्पाधिकारम जो है, इसका लेखक कौन है, इसके लेखक जो है इलंगो आडिगल है। ठीक है, ये कौन है, ये जो है चोल नरेश कार्यकाल है उसका जो है पौत्र था। ठीक है, यानी ये भी जो है एक चोल नरेश ही है। ठीक है, चोल नरेश ने जो है शिल्पाधिकारम की रचना की है। ठीक है, इसमें बेसिकली है क्या, इसमें जो है अगर हम इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं शिल्पाधिकारम के,
तो इसमें क्या है, इसमें जो है कावेरी पट्टनम का एक जो है व्यापारी था, यानी अमीर व्यापारी था, उसका पुत्र कोवलन, ठीक है, और उसकी पत्नी कन्नगी के बारे में जो है यहाँ पे इस बुक में जो है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है तिरुक्कुलर के बारे में, ठीक है। तिरुक्कुरल ये तमिल भाषा की रचित काव्य रचना है, ठीक है। मतलब इसकी रचना जो है तमिल भाषा में की गई, जिसके रचयिता कौन है, तिरुवल्लुर, ठीक है। इस बार के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये न्यूज़ में भी थे, ठीक है। तिरुवल्लुर, इनकी इस रचना किसने की है, इन्होंने किसकी रचना की है, तिरुक्कुरल की, ठीक है। और इससे पहले जो तोल्काप्पियम था वो भी जो है तमिल भाषा की ही पुस्तक थी, ठीक है, जो कि व्याकरण की थी। अब यहाँ पे देखिए ये जो कुरुल दिया हुआ है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसे तमिल का बाइबिल माना जाता है, ठीक है। इसे हम मुप्पाल भी कहते हैं और इसे लघु वेद भी माना जाता है। इसकी रचना भी जो है तिरुवल्लुर ने की थी, ठीक है। तो तिरुवल्लुर की हमें दो पुस्तकें पता चल गई। तिरुवल्लुर की दो पुस्तकें, एक तो हो गई कुरुल जो कि तमिल साहित्य की बाइबिल है, और दूसरी क्या है, तिरुक्कुलुर, ठीक है, तिरुक्कुरल, ठीक है। चलिए, ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मा के अवतार थे। अब हम आते हैं अपने पल्लव शासन के बारे में, पल्लव शासक के बारे में, ठीक है। चलिए, पल्लव शासक के बारे में बात करें अगर, तो सिंह विष्णु को दिया है, जिसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब इसने कौन सी उपाधि धारण की थी ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि इसकी दान पत्र का क्या नाम है, कशाकुड़ी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि सिंह विष्णु का है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि इसने चोल, पांड्य और सिंघल और कलम्र राजाओं को पराजित किया था, ये ध्यान देने के लिए है, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट हमने नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में दिया हुआ है, 630 से 668 ईस्वी। इन सब के सन जो है वो जो डेट दी हुई है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है राजाओं के नाम देकर उनसे उनका जो है सन के बारे में पूछ लेता, ठीक है। तो सन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप देखते चलेंगे। और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हम पढ़ रहे थे मंदिरों के बारे में और स्थापत्य कला के बारे में, तो हमने डिस्कस किया था कि जो पल्लव वंश है उसमें कई शैलियाँ थी, 4 शैलियाँ थी, जो मैंने ऑलरेडी आपको लिख के बताया अभी था, ठीक है। तो जैसे कि नरसिंह शैली थी, ठीक है, नरसिंह वर्मन की प्रथम शैली ये थी, और नंदी वर्मन की थी, राज सिंह शैली थी, ठीक है। ये सारी शैलियाँ थी, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम की जो है वो प्रसिद्ध थी, जिसका क्या था, महामल्य शैली, ठीक है, महामल्य, ये इसकी उपाधि थी महामल्य, और इसी के नाम से उसने शैली बनाई थी, ठीक है, जिसमें एकास्मक रथ के बारे में बात की गई थी, रथों के बारे में, जिन्हें हम सप्तरथ पे घोड़ा भी कहते हैं, ठीक है। कल हमने ऑलरेडी मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में से पढ़ रखा था। चलिए, यहाँ पर एक जो ध्यान देने का है वो है महेंद्र वर्मन प्रथम, ठीक है। इसने जो है मतविलास प्रहसन की रचना की थी, ठीक है। ये जो है राजा था और इसने जो है मतविलास प्रहसन की रचना की थी, जो कि एक हास्य ग्रंथ है, और धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक जो रिचुअल्स होती हैं उन पर जो है कड़ा प्रहार किया था, एक तरीके से उनका मजाक उड़ाया था कि ये सही तरीके से नहीं है, ऐसा नहीं माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे अंधविश्वास वगैरह की बातें होती है उस पर जो है इसने प्रहार किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे संगम साहित्य में चोल, चेर और पांड्य राजाओं के उद्भव का विकास मिलता है, ठीक है। संगम साहित्य में केवल इन्हीं 3 के बारे में बात की जाती है, डायरेक्टली नहीं बात की जाती, बल्कि बात की जाती है कि सुदूर दक्षिण में। तो सुदूर दक्षिण में जब बात करते हैं, तो जब ये वाला एरिया आता है, ये सुदूर दक्षिण का, तो यहाँ पे चोल, चेर और पांड्य राजाओं का था, उनके राज्य थे, तो जो है वहाँ पे इसके बारे में बात की गई है। देखिए, डायरेक्टली नहीं कहा गया है, बल्कि इस एरिया में स्थित प्रदेशों के बारे में बात की गई है, ठीक है। चोल स्थापत्य की बात करते तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि चोल जो है तंजौर के बने शैव मंदिर, जिसमें राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर है, ये उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण किसने कराया था, राजराज प्रथम ने, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे पढ़ा था। ये किस शैली का बना था, द्रविड़ शैली का। मैंने बताया था 3 शैलियाँ थी, द्रविड़, नागर और बेसर शैली, तो ये द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, ठीक है।
इस मंदिर के बाहरी भाग में एक नंदी की एकाश्मक विशाल मूर्ति बनी हुई है। जैसे गर्भगृह है, गर्भगृह के जस्ट सामने गर्भगृह क्या है, जहाँ पर भगवान की जो स्टैचू मतलब जिससे भी रिलेटेड वो मंदिर है, जिस भी गॉड से या गॉडेस से, तो उनकी जो मूर्ति जहाँ पे रखी जाती है वो गर्भगृह कहलाती है। ठीक है, और उसी गर्भगृह के सामने जो है भाग में ये नंदी की मूर्ति रखी गई है। ठीक है, माना जाता है कि ये सबसे विशालतम नंदी की मूर्ति है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है आपसे। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चनों में देखेंगे कि ये पूछा हुआ है या नहीं। नेक्स्ट है, दिया हुआ कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक तमिल प्रदेश का निर्माण करता है। ये जो है हमारे संगम साहित्य से ही लिया गया है। ठीक है, इसमें कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग यानी उरैयूर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर आदि क्या है, ये चोलों के अधिकार में थे। बता रहा है कि चोल कहाँ पे थे। ठीक है, कोरोमंडल तट आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट शासक के बीच में कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच हुआ था। ठीक है, और जब इसमें जो है कृष्ण तृतीय यानी राष्ट्रकूट शासक जो है वो विजयी हुआ था और उसने तंजयु कोंड की उपाधि धारण की थी। चोलों की राजधानी क्या थी, वो तंजौर थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगेकोंड चोलपुरम भी जो है चोलों की राजधानी थी। ठीक है, और इसके साथ ही उरैयूर यानी चोलों की हमें 3 राजधानियाँ पता चल गई। कौन कौन सी, तंजौर, गंगेकोंड चोलपुरम और उरैयूर। ठीक है, परांतक प्रथम ने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरा कोंड की उपाधि धारण की थी। ये मदुरा कोंड की उपाधि पूछता है कि किसने धारण की थी, वो परांतक प्रथम ने धारण की थी। ठीक है, ये जो है चोल शासक था, ये भी याद रखना है। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है कि सिंघल द्वीप पर किसने आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, सिंघल द्वीप यानी जो हमारा आज का श्रीलंका है वो वाला एरिया। तो इसमें सबसे पहले राजराज प्रथम ने किया था। ठीक है, राजराज प्रथम ने उसके लेकिन ऊपरी हिस्से पर ही केवल अधिकार स्थापित किया था, लेकिन जब पूरी तरीके से बात होगी तो वो राजेंद्र प्रथम ने किया था, यानी जो उसका पुत्र था उसने जो है पूरी तरीके से श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। अब श्रीलंका पर अधिकार किया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनके पास नौसेना भी होगी, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच में कुछ पानी वाले भाग भी हैं, तो वहाँ तक जाने के लिए उन्हें नाव की भी ज़रूरत होगी, तो नौसेना भी चाहिए होगी। तो इसका मतलब क्या है, चोल शासकों के पास जो है नौसेना भी थी। ठीक है, अश्व, गज और पैदल के साथ साथ उनकी नौसेना भी थी। ठीक है, चलिए देखिए, राजराज प्रथम ने जो है सिंघल पर आक्रमण किया था और उत्तरी सिंघल को जीता था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था यही। तो उसने क्या जीता था, उसने अनुराधापुर को वहाँ पर नष्ट कर दिया और वहाँ पर बल्कि उसकी जगह पर पोलोन्नरूर जो है क्षेत्र को इसकी राजधानी बनाया और जिसका नाम क्या रख दिया, जननाथ मंगलम। ठीक है, इसके बाद इसके पुत्र ने जीता था राजेंद्र प्रथम ने, जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का रूप दिया। ठीक है, यानी उसने इतना विस्तार कर लिया था कि जो बंगाल की खाड़ी है उसको जो है चोल झील के रूप में स्वीकार किया कि ये एक तरीके से चोल झील होगी, मतलब उसके आसपास का एरिया क्या हो गया, वो चला गया, चोलों के अधीन हो गया। और इसके पश्चात क्या है, इसने जो है सिर्फ साउथ में नहीं बल्कि उत्तर की तरफ भी ये गया था, उत्तर की तरफ यानी हमारे गंगा की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, उसने महिपाल को पराजित किया। पाल वंश का शासक था जो महिपाल, उसको पराजित किया और इसको पराजित करने के बाद उसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की। गंगेकोंड यानी गंगा की घाटी को जीतने वाला। ठीक है, गंगेकोंड की उपाधि धारण की और वहाँ पर गंगेकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई। ठीक है, ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही यहाँ पे इसके निकट जो है इसने चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया था। इसके बाद जो है
तो उसने जो है नई राजधानी अपनी गंगैकोंड चोलपुरम बनाया, उसके पास ही सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक एक तालाब भी बनवाया। ये कृत्रिम तालाब था, मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं था, उसने इसे बनवाया था। ठीक है, साथ में दिया कुलोत्तुंग प्रथम जब आता है इसमें जब बाद में ये शासक कुलोत्तुंग प्रथम आता है तो उसने जो है उसके समय में श्रीलंका जो है वो उसमें वहाँ का राजा विजय बाहु उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो कुलोत्तुंग प्रथम ने क्या करता है, वो उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। ठीक है, राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की और उसके पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है 1077 में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा था। ठीक है, तो वहाँ पे जो है उसने दूत मंडल भेजा था जो कि व्यापारिक मंडल थे। ठीक है, जिन्हें हम दूत मंडल कह रहे हैं। कुलोत्तुंग प्रथम को चोल लेखों में सुंगम तवीर्त कहा गया, यानी करों को हटाने वाला। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। चलिए चोल साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। चोल साम्राज्य जो है कई भागों में विभक्त किया गया था। अब इतना बड़ा था तो कई भागों में तो विभक्त किया ही जाएगा, तो देख लेते हैं। प्रांत जो है, प्रांतों को मंडलम कहा जाता था और प्रांतों का विभाजन फिर कोट्टम में किया गया था, जिन्हें वलनाडु कहा जाता था। कोट्टम या वलनाडु दोनों में से कुछ भी कहा जाता। ये कमिश्नरियों की तरह कार्य करते थे। इसके साथ ही प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे और नाडु क्या होते थे, नाडु जो है वो जिले की तरह होते थे। ठीक है, जैसे आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस तरीके से वहाँ पे नाडु कहा जाता था और नाडुओं की जो सभा होती थी उसको नाटार बोला जाता था और ग्राम सभा को कुर्रम कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ ही प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम सभा ही होती थी। देखिए चोलों की जो है सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, उनका ग्राम प्रशासन था, जिन्हें उन्होंने स्वायत्तता प्रदान की हुई थी, यानी वो अपनी मर्जी से वहाँ पे शासन करते थे। ठीक है, और ग्राम को जो व्यवस्था थी उसे सुचारू रूप से संचालित करते थे। इसके लिए उन्होंने कई समितियों को भी बनाया था। इन सब के बारे में, ग्राम प्रशासन के बारे में, यानी कि हमें किससे प्राप्त होता है जानकारी प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होती है उत्तर मेरूर अभिलेख से। ये एक इम्पॉर्टेंट अभिलेख है जिससे विस्तृत रूप में हमें चोलों के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। चोलों के ग्राम प्रशासन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम में उसने जो है गांव को जो है स्वतंत्रता दी हुई थी कि वो अपने हिसाब से वहाँ का शासन चला सकते हैं। चलिए, दिया है कि चोलकालीन गांव की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाती थी। ठीक है, हर उसके लिए समिति बना दी जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था, उस समिति को वारियम कहा जाता था। ठीक है, जैसे उद्यान प्रशासन को देखने का हुआ तो टोट्ट वारियम हो गए, उसके लिए संवत्सर वारियम किसके लिए हो गए, वार्षिक समिति होती थी। एरी वारियम जो है वारियम ये तालाब समिति होती थी। पुण्य वारियम ये स्वर्ण समिति होती थी। मतलब हर चीज़ के लिए एक समिति बना दी गई थी, वो समिति उस चीज़ के बारे में पर्टिकुलर वर्क करेगी। ठीक है, इसके साथ ही चोल कला जो है वो तक्षण में भी, तक्षण यानी मूर्ति से संबंधित जो होती हैं उसमें भी उसने अच्छी सफलता प्राप्त की, जिसमें उसने जो है नटराज की जो मूर्ति है ये विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें अधिकतर क्या हुआ, कांसे का प्रयोग किया गया, यानी धातु से निर्मित बनाई गई हैं ये मूर्तियाँ। ठीक है, नटराज की मूर्ति को हम सभी जानते हैं, शास्त्रीय नृत्य वाले इनकी पूजा करते हैं। जब भी नृत्य की शुरुआत करते हैं तो पहले इनकी पूजा की जाती है, उसके बाद जो है शुरुआत करते हैं वो। तो ये जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके साथ ही क्या है, ये मूर्तियाँ चतुर्भुज रूप में पाई गई हैं। ठीक है, प्रायः चतुर्भुज हैं। ठीक है, और शिव की जो दक्षिणा मूर्ति है, उन्होंने दक्षिण की ओर मुख कर भी शिव की प्रतिमा बनाई है। ये चोल साम्राज्य में मिलता है और जिसको जो है माना जाता है कि ये गुरु के रूप में, यानी एक शिक्षक के रूप में मिली हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अश्वगज और पैदल साथ में नौसेना भी थी, जिसके सहारे उन्होंने श्री विजय, सिंघल, मालदीव और आदि द्वीपों की जो है विजय की थी। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि युवराज का चुनाव कर लेते थे। युवराज का चुनाव एक्चुअली सभी राज्य, प्राचीन इतिहास से ही हम देख रहे हैं कि सभी जो है राजा अपने शासनकाल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे। तगर के बारे में बात कर लेते हैं। तो तगर जो है एक व्यापारिक केंद्र था जो कल्याण और वेगी को जोड़ता था।
ठीक है। अब हम आते हैं वातापी यानी बादामी के चालुक्यों के बारे में, जिनका वर्तमान नाम जो है वो बादामी है, पहले वातापी थी, ठीक है। ये चालुक्यों की राजधानी थी। यहाँ पे हम चालुक्यों की बात करना शुरू कर दिए। चालुक्य शासक जो पुलकेशिन प्रथम था, ठीक है, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता था, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली और योग्य शासक था वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है, जिसका बारे में हमें ऐहोल अभिलेख से जो है पता चलता है, ठीक है। और उसने इसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख के अंत में लिखा है कि इस अभिलेख की रचना करके उसने कालिदास और भारवी जैसे लोगों रचनाकारों में अपना नाम दर्ज करा लिया है, ठीक है। यहाँ पे पता चलता है कि महिलाओं को जो है उच्च पदों पर आसीन किया गया था। काली मिर्च के बारे में बात करें तो काली मिर्च जो है यूनानियों को अधिक प्रिय थी, इसलिए उन्हें यवन प्रिय कहा गया है। इसके साथ ही अरिकामेडू, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसका विवरण हमें पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी के में मिलता है, ठीक है। ये एक प्रथम शताब्दी ईस्वी की पुस्तक है जिसके लेखक के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे अरिकामेडू को पोडुके कहा जाता था, जहाँ से हमें एम्फोरा जार, रोमन लैंप, रोमन ग्लास मिलती है। बेसिकली क्या है, यहाँ से रोमन चीज़ें मिलती हैं, रोमन बस्तियों के बारे में पता चलता है हमें, कि इससे ही पता चलता है कि हमारा रोमन के साथ भी संबंध था। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है कि कंबन ने जो है तमिल रामायणम की रचना की है। तो तमिल जो रामायण है उसकी रचना कंबन ने की है, ठीक है, 12वीं सदी में, और तमिल भाषा में ही की है, ठीक है। कई व्यापारिक संगठन थे, मणिग्रामम, वलिंजियर, ठीक है, इस तरीके के। और इसके साथ देखें तो तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरैयूर जो है संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। बेसिकली उरैयूर क्या था? उरैयूर जो है वो सूती वस्त्रों से संबंधित था, ठीक है, सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसका भी उसमें पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी में वर्णन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं पांड्यों की क्या है? पांड्य जो है वो कावेरी के दक्षिण में स्थित थे, ठीक है। कावेरी नदी के दक्षिणी पार्ट में जो है पांड्य राज्य स्थित है, जिनकी जो लाइफ लाइन है वो वेंगी नदी को माना जाता है, क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी मदुरा। चलिए मीनाक्षी टेम्पल के बारे में बात करते हैं। पांड्यों ने जो है मीनाक्षी टेम्पल को बनवाया था मदुरई जो कि उनकी राजधानी थी, अभी हमने देखा था। और इसके साथ ही प्रथम और तृतीय संगम जो हुआ था वो मदुरई में ही हुआ था। देखिए पेरिप्लस में दिया हुआ है कि कई बंदरगाहों की सूची मिलती है, और भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो है पेरिप्लस से मिलती हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि नौरा, तोंडी, मुसीरी, नेलिसंडा, ये सब क्या है? पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। इसके साथ ही कंबनों के बारे में बात कर लेते हैं। कदम की, तो कदम्बों की राजधानी क्या थी? बनवासी थी, ठीक है। और अंतिम में क्या है? पुलकेशिन द्वितीय ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। तो चलिए ये हमारा था ब्रीफ में, थोड़ा सा लंबा हो गया, नेक्स्ट बार से हम कोशिश करेंगे कि ये थोड़ा सा और छोटा हो जाए। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं हमें इस नोट से कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? पूछ रहा है चोल साम्राज्य की नींव किसने, मतलब चोल साम्राज्य किसने स्थापित किया, ठीक है। ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी राजराज चोल, ऑप्शन सी विजयालय, ऑप्शन डी परांतक। तो हम जानते हैं कि विजयालय ने जो है चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इसने क्या किया था? इसने तंजौर को जो है अपने अधिकार में ले लिया था। प्रारंभ में क्या थे? ये पल्लव के अधीन थे, लेकिन बाद में इन्होंने जो है, जब पल्लव और पांड्यों का संघर्ष चल रहा था, तो इन्होंने जो है विजयालय ने पल्लव की स्वतंत्रता घोषित कर दी और तंजौर पर अधिकार कर लिया। इसने 871 ईस्वी तक राज किया है, ठीक है। तो स्थापना किसने की है? स्थापना विजयालय ने की है, ठीक है। बेसिकली हम इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन जब स्थापना की बात आती है तो विजयालय ने की है, ये चीज़ हमें पता चलती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की विशाल मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर, और ऑप्शन डी लेपाक्षी मंदिर। तो हम जानते हैं
अभी अभी हमने नोट्स में पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। ठीक है, यहाँ पे इसके प्रांगण में जो है विशाल नंदी की मूर्ति है। कंदरिया महादेव मंदिर का हमने ऑलरेडी कल पढ़ रखा था, किसने बनवाया था? विद्याधर ने बनवाया था। जबकि लेपाक्षी मंदिर कहाँ है? लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हमने इन सब के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। चलिए देखिए, ये जो है द्रविड़ शैली में बनी हुई है। कौन सी मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट किस शासनकाल में हुआ था? ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए परांतक प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी राजाधिराज प्रथम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ऑप्शन ए विजयनगर क्षेत्र, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी होयसल और ऑप्शन डी कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। तो क्या हो जाएगा? चोलों का राज्य कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में फैला हुआ था। मैंने कोरोमंडल के बारे में आपसे बात की थी। तो जो ये तमिलनाडु वाला एरिया है ये कोरोमंडल तट है हमारा, जबकि इधर वाला क्या कहलाता है? इधर वाला मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, जो केरल से जुड़ा होता है। ठीक है, और इधर वाला कोरोमंडल तट। तो चोल साम्राज्य हमारा कोरोमंडल तट और उसके दक्कन के कुछ भाग में स्थित था। ठीक है, ये देखिए दिया है, कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिक्ष तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग यानी उरैयूर, कावेरीपट्टनम और तंजावुर चोलों के अधिकार में थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चोलों की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कावेरीपट्टनम, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी तंजौर। तो चोलों की राजधानी क्या हो जाएगी? चोलों की राजधानी हो जाएगी तंजौर। हमने देखा था चोलों की 3 राजधानियाँ थी। पहली एक तो हो गई तंजौर, दूसरी क्या हो गई? गंगैकोंड चोलपुरम। ठीक है, जिसे और तीसरी क्या है? तीसरी है जब संगम काल आता है तो वहाँ पे तीसरी राजधानी क्या हो जाती है? उरैयूर हो जाती है ना। ठीक है, और जब गंगैकोंड चोलपुरम की बात करते हैं हम तो उसे किसने बनाया था? उसे जो है राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। ठीक है, तो ये 3 राजधानियाँ हैं चोलों की। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ठीक है, आपको मैंने अभी इतना डिटेल में बताया था तो आपको पता होगा। ऑप्शन ए साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन सी राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार और ऑप्शन डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो मैंने आपको अभी इतना बताया था कि चोल जो है अपनी ग्राम प्रशासन के लिए जाना जाता है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसे स्वायत्तता प्रदान की हुई थी कि वो अपने मर्जी से शासन कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ चोल युग प्रसिद्ध था निम्न में से। ऑप्शन ए धार्मिक विकास के लिए, ऑप्शन बी ग्रामीण सभाएं, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों से युद्ध के लिए, ऑप्शन डी लंका से व्यापार। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रामीण सभाएं हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी वातापी। उत्तम ग्राम प्रशासन की बात कर रहा है तो किस में है? चोल में। ठीक है, देखिए कई सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है चोल प्रशासन के बारे में, ग्राम प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश है। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी पल्लव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चोल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी उरैयूर, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी उत्तर मेरूर। तो ये हमसे पूछ रहा है कि किस अभिलेख में हमें इसके बारे में पता चलता है। तो मैंने बताया था आपको उत्तर मेरूर अभिलेख जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ग्राम प्रशासन के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम प्रशासन का संचालन करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल प्रशासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? उद्यान प्रशासन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है,
दिया हुआ है ए पानवारियम और बी एरीवारियम, सी टोट्टवारियम और डी संवत्सर वारियम। तो हमने देखा था कि चोल प्रशासन में क्या होता था, ग्राम में जो है उन्होंने क्या बनाया था, एक कार्यकारिणी समिति बनाई थी। कार्यकारिणी समिति क्या कहलाती थी, वारियम कहलाती थी। ठीक है, तो जब उद्यान प्रशासन का जो कार्य करती थी वो टोट्टवारियम कहलाती थी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। एरी वारियम क्या थी, ये तालाब से रिलेटेड थी। ठीक है, तालाब से रिलेटेड थी। और संवत्सर क्या थी, ये वार्षिक समिति जब होती थी तो उसके लिए थी। ठीक है, और यहाँ पे पान नहीं बल्कि पोनवारियम होगा। पोनवारियम किससे होता है, स्वर्ण समिति से रिलेटेड थी। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी टोट्टवारियम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारे दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित किया, तो जो सिंघल शासक था उसने क्या किया था, उसने पांड्य और चेर शासकों के साथ मिलकर एक संघ बनाया। ठीक है, पांड्य और चेर शासकों के साथ यहाँ पे एक सिंगल भी लिख लेते हैं, तो तीनों का एक संघ बनाया था। ठीक है, और तीनों को जो है फिर चोल शासकों ने पराजित किया था। ठीक है, तो चोल शासक कौन था, राजराज प्रथम, इसने पराजित किया था। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया कि प्रारंभिक मध्यकालीन भारत समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। किसने किया था, राजराज प्रथम ने। ठीक है, और नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। हम जानते हैं कि राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने, इन दोनों ने ही जो है दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य चढ़ाई की थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए दिया भी है, मदुरा के राजा को हराकर उसने मदुरा कुंड की उपाधि धारण की थी। किसने, परांतक प्रथम ने। ठीक है, और इसके साथ ही जो पांड्य और चेर की बात की हुई थी वहाँ पे क्या था, राजराज प्रथम ने जो है राजराज प्रथम ने जो है सिंघल के राजा महेंद्र पंचम पांड्य चेर ने एक संघ बनाया था और राजराज प्रथम ने इन्हें पराजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियों में देवाकृति प्रायः नटराज की जो मूर्तियां हैं वो किस आकृति की हैं। ऑप्शन ए अष्टभुज, ऑप्शन बी षटभुज, ऑप्शन सी चतुर्भुज, ऑप्शन डी द्विभुज। तो हमने पढ़ा था ये चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे शिव की बहुत सारी ही मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो कि चतुर्भुज रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांस्य की ही या धातु की ही बनी है, यहाँ पे पाषाण मूर्तियाँ भी हैं, लेकिन धातु की जो है वो अधिक मात्रा में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। ऑप्शन ए महिषासुर मर्दिनी, ऑप्शन बी नटराज, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी सोमस्कंद। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी नटराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। ऑप्शन ए पत्थर की प्रतिमाएं, ऑप्शन बी संगमरमर की प्रतिमाएं। चोल शासक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं और ऑप्शन डी नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। तो चोल शासकों में शिव की कांसे की प्रतिमाएं जो हैं वो अधिक विख्यात हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है। ऑप्शन ए चोल कला का, ऑप्शन बी गांधार कला का, ऑप्शन सी गुप्त कला का और ऑप्शन डी मौर्य कला का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चोल कला का। ठीक है, क्योंकि चोलों के शासन में बनी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है।
ऑप्शन ए है शिक्षक के रूप में, ऑप्शन बी है नृत्य करते हुए, ऑप्शन सी है विश्राम करते हुए और ऑप्शन डी है ध्यानमग्न। तो हमने देखा था कि वो शिक्षक के रूप में है, जो कि अपने सब भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हुए माना जाता है कि वो सभी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कुलोतुंग प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी राजाधिराज प्रथम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, इसने जो है कुलोतुंग प्रथम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इसने 72 व्यापारी मंडलों का दूत मंडलों को जो है वो चीन में भेजा था। इसके साथ ही इसने जो है श्रीलंका की स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया था। जब श्रीलंका ने जो है श्रीलंका के राजा ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की तो इसने स्वीकार कर लिया उसे और अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र से किया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चोल। क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो है हमने देखा था इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और वहाँ पर जाने के लिए हमें नाव की यानी इन्हें जो है नौसैनिक की आवश्यकता पड़ती तो होगी, तभी तो वहाँ तक पहुँचे होंगे। ठीक है, तो उनके पास नौसैनिक भी थी। चलिए देखिए यहाँ पे दिया भी है, उन्होंने श्रीविजय, सिंघल, मालदीव उनकी नौसेना की सहायता से ही विजय किया था। ठीक है, इन सभी द्वीपों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकार घोषित कर देते थे। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी कदम्ब, ऑप्शन डी कलचुरी। देखिए ये सभी जो है एंशिएंट हिस्ट्री के ही स्टेट्स हैं या राजवंश हैं और ये सभी क्या करते थे, ये सभी जो है अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकार को घोषित कर देते थे। तो इसमें किसी एक का नाम लेना सही नहीं है। चलिए देखिए दिया है, ये प्रवृत्ति सभी में थी लेकिन चोलों में जो है सर्वाधिक दिखाई देती है, लेकिन जब थी तो सभी में, तो किसी एक के बारे में नहीं बताया जा सकता है। वहाँ पे ये तो नहीं पूछा कि सर्वाधिक किस में थी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन था। ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी अधिराज, ऑप्शन डी कुलोतुंग। तो इसमें से जानते हैं राजराज प्रथम ने क्या किया था, राजराज प्रथम ने सिर्फ उत्तरी सिंघल को जीता था। ठीक है, और राजेंद्र प्रथम इसने पूरे सिंघल द्वीप को जीता था, साथ में क्षेत्र का विस्तार किया था बंगाल की खाड़ी तक। तो उसने जो है चील झील इसे जो है चील झील का रूप दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ पे वही दिया हुआ है जिसका हमने ऑलरेडी इतना डिस्कशन नोट्स में कर रखा है। उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप दिया, 1017 में संपूर्ण सिंघल द्वीप को जीत लिया, महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल साम्राज्य में ले आया और साथ में पाल शासक महिपाल को पराजित किया और फिर गंगे कोंड की उपाधि धारण की और गंगे कोंड चोलपुरम नामक राजधानी बनाई। ठीक है, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगे कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजाधिराज, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी विजयादित्य। तो किसने की थी, राजेंद्र प्रथम ने। हमारा यहाँ पे आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। चोल गंगम झील की बात कर रहा है, ठीक है, या तालाब की। ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजाधिराज और ऑप्शन डी राजराज द्वितीय। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है, यहाँ पे प्रथम लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी। ठीक है, जल सेना यानी नौसेना की ही बात कर रहा है। ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी परांतक चोल, ऑप्शन सी राजराज प्रथम, ऑप्शन डी राजराज द्वितीय और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि
राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम उत्तरी सिंघल को जीता था। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल सेना प्रारंभ किसने किया था, राजराज प्रथम ने। राजराज का एक्चुअल नेम क्या था, वो था अरिमोली वर्मन। ठीक है, ये देखिए अरिमोली वर्मन था, जो 985 में राजराज के नाम से, यानी ये उसकी उपाधि थी, इस नाम से वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, उसने जो है भूमि का माप भी करवाया था और नौसेना का गठन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। शुरू से ही हम इतना पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, राजराज प्रथम ने। ठीक है, जिसने क्या किया था, अनुराधापुर को नष्ट कर पोलोनेरुआ क्षेत्र को राजधानी बनाया, जिसका नाम क्या रखा था, जननाथ मंगलम। ये रहा जननाथ मंगलम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए आदित्य प्रथम, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम और ऑप्शन डी विजयालय। सिलोन यानी हम श्रीलंका की ही बात कर रहे हैं, तो किसने विजय प्राप्त की थी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने। क्यों किया, तो राजराज प्रथम ने भी था, लेकिन उसने सिर्फ उत्तरी भाग को जीता था। पूर्ण रूप से किसने जीता था, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, और न सिर्फ जीता था बल्कि क्या किया था, वहाँ के शासक महेंद्र पंचम को चोल साम्राज्य में भेज भी दिया था। ठीक है, बंदी बनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी अधिराजेंद्र और ऑप्शन डी राजाधिराज। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलोत्तुंग प्रथम, जिसने श्रीलंका की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया था, साथ ही अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द दिया है और उसका विवरण दिया हुआ है, यानी इसको बताया है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड शब्द है। ठीक है, हमें सही युग्म बताना है। शब्द दिया हुआ है एरीपत्ती, विवरण दिया हुआ है भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है तनियूर। तनियूर क्या है, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। और तीसरा है घटिका, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध। अब हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 1 और 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 और 3। तो 3 देख लेते क्या दिया है, 3 दिया है घटिका। घटिका क्या है, प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। दक्षिण भारत में ही ऐसा होता था। ठीक है, दक्षिण भारत में ऐसा होता था कि दक्षिण भारत में जो मंदिरों से जो रिलेटेड स्कूल्स होते थे, यानी जो विद्यालय होते थे, उन्हें हम घटिका बोलते थे। ठीक है, और इसके साथ ही जो हमारा यहाँ पे पहला दिया हुआ एरीपत्ती। एरीपत्ती क्या होती थी, वह भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ही ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए रख लिया जाता था। बेसिकली ये ग्राम जलाशय के रखरखाव से रिलेटेड था। ठीक है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तनियूर दिया हुआ है। तनियूर जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्यों, क्योंकि तनियूर क्या होता था, ये चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम यानी गठित किया जाए, ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर या तकुर्रम कहा जाता था। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होते थे, ये ग्राम संघ होते थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। ऑप्शन ए श्रेणी, ऑप्शन बी नगरम, ऑप्शन सी नाना देशी, ऑप्शन डी मणिग्रामम। तो देखिए यहाँ पर जो नाना देशी और मणिग्रामम है, ये दोनों ही विदेशी व्यापार करती थी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बड़ी श्रेणियाँ होती थी, इन्हें महाश्रेणी भी कह सकते हैं। तो ये सब क्या होती थी, ये सब व्यापारी संघ थी जो विदेशों में व्यापार करती थी। देखिए कुछ के नाम दिए हुए हैं, मणिग्रामम, नाना देशीश, बलंगय, बलंजियर, इदंगय। ठीक है, ये क्या होती थी, ये दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करती थी, सिर्फ अपने देश में ही नहीं। ये बहुत ही बड़ी बड़ी होती थी। ठीक है, श्रेणी के बारे में देख लेते हैं। श्रेणी क्या है, एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वालों की समिति होती थी, उसे हम श्रेणी बोलते थे। मतलब अगर
चमड़े का व्यापार कर रहे हैं तो चमड़े का ही व्यापार, जितनी समितियाँ हैं वो चमड़े का ही व्यापार करेंगे, ठीक है, जितने भी लोग हैं उसमें। और नगरम क्या है, व्यापारियों के स्थानीय संगठन को नगरम कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस मार्ग पर था जो कल्याणी और वेंगी को जोड़ता था। कल्याणी और वेंगी को जोड़ने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए तगर, ऑप्शन बी है श्रीपुर, ऑप्शन सी है त्रिपुरी, ऑप्शन डी है ताम्रलिप्ति। तो हमारा आंसर हो जाएगा तगर, ठीक है। कल्याणी और वेंगी को तगर जोड़ता था। इसके बारे में पेरिप्लस में भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी मंगलेश, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी पुलकेशिन प्रथम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। वास्तविक संस्थापक की बात अगर करते हैं तो पुलकेशिन प्रथम हो जाता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महान शासक की बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसके विषय में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें इसके विषय में इसी के अभिलेख, ऐहोल अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, जिसका जो रचनाकार थे या जिसने इस अभिलेख को लिखा है वो रविकीर्ति था, ठीक है, रविकीर्ति। देखिए उसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया है, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चालुक्य, ऑप्शन सी पाल और ऑप्शन डी सेन वंश। तो किसके द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, चालुक्यों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। हम कई महिलाओं के बारे में, इस वंश में कई महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमकुम देवी के कहने पर ब्राह्मणों को गांव दान दे दिया था, ठीक है। और कीर्तिवर्मन की महारानी के बारे में दिया है महादेवी, ठीक है, वो उसके साथ ही जो है स्कंधावार में रहती थी रक्तपुर के। विजय भट्टारिका की बात करें तो वो उसने कुशलतापूर्वक शासन किया था, जबकि चंद्रादित्य जो है वो, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका, इसने 2 ताम्रपत्र लिखवाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो क्या दिया है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए वातापी, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी कांची और ऑप्शन डी कन्नौज। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, वातापी में थी, ठीक है। बेसिकली तीन चालुक्य थे, ठीक है, एक वातापी के चालुक्य, एक वेंगी के और एक कल्याणी के, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो वातापी के चालुक्य हैं। वातापी अगर देखें कहाँ है तो वो बीजापुर जिले के वातापी नामक स्थान पर है, ठीक है। वर्तमान नाम क्या है, बादामी है। बीजापुर कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में बीजापुर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है। ऑप्शन ए इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख, ऑप्शन सी अल्पादुदान लेख, ऑप्शन डी हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो हमने पहले ही ऐहोल अभिलेख के बारे में बात कर लिया था कि कालिदास का नाम क्या है, ऐहोल अभिलेख में दिया गया है, जिसमें अंतिम के लाइनों में रविकीर्ति ने लिखा है कि उसने जो है इस अभिलेख की रचना करके अपना नाम कालिदास और भारवी जैसे रचनाकारों में शुमार कर लिया है, ठीक है, उनके समान मतलब यश प्राप्त किया है। तो कालिदास का कहाँ पे नाम आता है, वो ऐहोल अभिलेख में आता है। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से। बेसिकली ऐहोल अभिलेख क्या है, वो प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है। प्रशस्ति अभिलेख क्या होता है, राजा की प्रशंसा में लिखा गया। नेक्स्ट है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए क्योंकि हमें लेखों के बारे में पता चल जाता है। तो मिहिर भोज का है ग्वालियर अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम के हैं करमदंडा शिवलिंग अभिलेख और चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख। कई बार होता है अभिलेख को देख के पूछ लेता है कि ये किस राजा का है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे पढ़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था।
यवन प्रिय शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए, एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का। ऑप्शन बी, हाथी दांत का। ऑप्शन सी, नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का। और ऑप्शन डी, काली मिर्च का। तो यवन प्रिय क्या है, ये जो है एक्चुअली हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। ये जो है रोम लोगों को अधिक प्रिय था, ठीक है। यूनानी और रोमवासियों को प्रिय था, इसलिए इसे यवन प्रिय कहा गया है संस्कृत ग्रंथों में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। ऑप्शन ए प्रशासन से, ऑप्शन बी विधि से, ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो तोल्काप्पियम किससे संबंधित है, मैंने आपको बताया था तोल्काप्पियम जो है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इसकी रचना किसने की थी, इसकी रचना जो है तोल्काप्पियर ने की थी, ठीक है। जो कि तोल्काप्पियर ने की थी, अगस्त्य ऋषि के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। इसकी रचना सूत्र शैली में हुई है, ये भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का और तमिल राजशास्त्र का। तो किसका है, तमिल व्याकरण का, अभी अभी हमने देखा है। नेक्स्ट दिया हुआ है सिलप्पादिकारम का लेखक कौन था। ऑप्शन ए इलंगो, ऑप्शन बी परनर, ऑप्शन सी करिकाल, ऑप्शन डी विष्णु स्वामिन। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा इलंगो, ठीक है। इलंगो किसका पौत्र था, इलंगो जो है कारिकाल का पौत्र था, इसका पौत्र था, ठीक है। इलंगो उसने जो है सिलप्पादिकारम का की रचना की है। ये क्या है, ये एक महाकाव्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, सूची 1 के पदों को सूची 2 के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, उसका मतलब बेसिकली मिलान करना है। तो पहले सूची 1 को पढ़ लेते हैं। सूची 1 में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तिरुक्कुरल, बी दिया है तोल्काप्पियम, सी दिया है सिलप्पादिकारम, डी दिया है मणिमेकलय। सूची 2 देखते क्या दिया है, 1 दिया है प्रेम कथा, 2 दिया है दर्शन, 3 दिया है वणिक कथा और 4 दिया है व्याकरण। तो बेसिकली हमें रिलेट करना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा क्या है। जो तिरुक्कुरल है वो क्या है, वो हमारा है दर्शन, ठीक है, दर्शन से संबंधित है। तोल्काप्पियम क्या है, तोल्काप्पियम व्याकरण है, अभी अभी हमने इतना देखा है इसको। और सिलप्पादिकारम क्या है, ये एक प्रेम कथा है, ठीक है, जिसकी रचना अभी किसने की थी, इसकी रचना की थी इलंगो ने, ठीक है। ये प्रेम कथा है। अब बचता है एक मणिमेकलय। मणिमेकलय क्या है, ये वणिक कथा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ संबंध व्यापारिक संबंधों की किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, ठीक है। व्यापारिक संबंधों की सूचना जो है किस पुरास्थल से प्राप्त होती है भारत और रोम के बीच में। ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी तोंडी, ऑप्शन डी अरिकामेडु। तो हमारा आंसर हो जाएगा अरिकामेडु, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि पेरिप्लस में इसे पोडुके भी कहते हैं। और यहाँ से जो है रोम से संबंधित कई चीज़ें मिली हैं, जैसे एम्फोरे मिला है, रोमन लैंप मिला है, रोमन ग्लास मिले हैं। एम्फोरे क्या होता है, एम्फोरे 2 हत्थे वाला कलश होता है जिसमें तेल या शराब रखी जाती थी, ठीक है। इसके साथ ही क्या है, भारतीय माल भी मिले हैं, मड़ियाँ, मोतियाँ, ये सब क्या है, इन सब का जो निर्यात किया जाता था वो सब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी में लेखक को ज्ञात था। ऑप्शन ए अरिकामेडु, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी कोरके, ऑप्शन डी बारबेरिकम। अभी मैंने आपको बताया था कि अरिकामेडु जो है उसे पोडुके भी कहा गया है पेरिप्लस में। नेक्स्ट हो जाएगा, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है। तो रोमन बस्ती जो है वो ऑप्शन बी अरिकामेडु से प्राप्त हुई है, ठीक है, जिससे भारत और रोम संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट एम्फोरा जार होता है। एम्फोरा जार क्या होता है, ऑप्शन ए छिद्रयुक्त जार है, ऑप्शन बी लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार है, ऑप्शन सी चित्रित धूसर जार है, और ऑप्शन डी काला और लाल मिट्टी जार है, ठीक है। बेसिकली जो लास्ट के 2 हैं ये पॉटरी रिलेटेड है।
तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। ठीक है, इसमें जो है इसकी जो गर्दन होती थी वो लंबी होती थी और पतली सी होती थी। ठीक है, लंबी होती थी तो मतलब पतली सी होगी, ऐसे होगी। ठीक है, और इसमें दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे, मतलब दो तरफ हैंडल लगी होती थी। और इसमें क्या किया जाता था, इसमें जो है तेल या शराब रखा जाता था। इसे जो है रोम से आयातित किया गया था। बेसिकली ये सब चीज़ जो रोम से आयात की गई चीज़ें थी, रोमन लैंप है, रोमन ग्लास है, ये जो जार है, ये सब क्या है, ये सब जो है जो धनी वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग, वो लोग जो है यूज़ करते थे इन सब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कदम्ब, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांड्य। तो मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था लेक्चर के कि जो दक्षिण भारत है उसमें चोल, चेर और पांड्य के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो कौन सा नहीं बचता है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कदम्ब। ठीक है, इसका संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? ऑप्शन ए चेर, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी पांड्य। तो क्या हो जाएगा, तमिल देश के संगम युग का राजवंश कौन सा नहीं था? हमने ऑलरेडी 3 के बारे में बात की थी, पल्लव के बारे में बात नहीं की थी। तो यहाँ पे पल्लव हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी पाली। तो किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है तमिल भाषा में। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जो कुरुल है उसे, कुरल जो है उसे लघु वेद भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम मुप्पाल भी बोलते हैं। ये क्या है, ये तमिल साहित्य का, इसे हम बाइबिल बोलते हैं। ठीक है, इसकी रचना किसने की? इसकी रचना जो है तिरुवल्लुर ने की है। तिरुवल्लुर के बारे में हमने बात की थी कि इन्हें ब्रह्मा का अवतार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की बात कर रहा है तो किसे दी गई है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए नंदिकलंबकम, ऑप्शन बी कलिंग तुपर्णी, ऑप्शन सी पेरिय पुराण, ऑप्शन डी कुरल। तो क्या हो जाएगा, कुरल हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? ऑप्शन ए कंबन, ऑप्शन बी कुट्टन, ऑप्शन सी नन्नय और ऑप्शन डी टिक्कड़। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंबन। ठीक है, 12वीं सदी ईस्वी में इसने जो है, कंबन ने जो है रामावतारम की रचना की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, तमिल क्षेत्र में सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। और सेकंड कथन दिया हुआ है, कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जातीय अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ठीक है, लिंगायत जो है वो शैव धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, और ऑप्शन डी न तो एक न तो दो। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, एक और दो। ठीक है, तो क्या था तमिल क्षेत्र के, चलिए नीचे देख लेते हैं। देखिए ये क्या थे, ये एक जो सिद्ध थे वो एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ठीक है, साथ में लिंगायतों के बारे में बात किया तो इसने क्या है, जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों को जो है, कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया है। ये मानते थे कि मृत्यु उपरांत जो भक्त होते थे वो शिव में लीन हो जाते थे, तो पुनर्जन्म की बात ही नहीं आती। जब वो एक बार मुक्त हो गए तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया हुआ है, पहले सूची 1 देख लेते हैं। गुप्त दिया हुआ, चंदेल दिया हुआ, चालुक्य और पल्लव। सूची 2 दिया हुआ है, बादामी, पनमलय, खजुराहो और देवगढ़। तो हमें मिलान करना है। हम जानते हैं कि देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्तकालीन है। ठीक है, गुप्तों से संबंधित है।
जो कि कहाँ पे है, जो ललितपुर में है, यानी यूपी में। हमने प्रीवियस लेक्चर में से डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पे देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर से क्या मतलब है, वहाँ पे विष्णु के 10 अवतार के बारे में बताया गया। हम जानते हैं कि विष्णु के 10 अवतार थे, तो उन 10 अवतार का चित्रण वहाँ पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चंदेल। चंदेलों को देखें तो चंदेल किससे रिलेटेड है, हमने देखा था खजुराहो के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो चंदेलों ने जो है खजुराहो मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट है चालुक्य। चालुक्यों को देखें तो क्या हो जाएगा, चालुक्यों की राजधानी क्या थी, बादामी थी। ठीक है, अब बचता है एक पल्लव। पल्लव क्या हो गए, पल्लव जो है पन्नामलई से रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन ए चतुर्वेदी मंगलम, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी अष्टदिग्गज, ऑप्शन डी मणिग्रामम। व्यापारियों का निगम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मणिग्रामम। ठीक है, चतुर्वेदी मंगलम क्या था, ये जो है ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि थी। ठीक है, उन्हें चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और अष्टदिग्गज कहाँ थे, अष्टदिग्गज जो है वो कृष्णदेव राय के समय में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध हुआ था। तक्कोलम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन ए चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन सी चोल और होयसल के मध्य, और ऑप्शन डी चोल और पांड्यों के मध्य। तो किसके मध्य हुआ था, हमने पढ़ा था ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। राष्ट्रकूट शासक कौन था, कृष्ण तृतीय। ठीक है, कृष्ण तृतीय, और चोल शासक परांतक प्रथम। ठीक है, जिसमें कृष्ण तृतीय जो है वो विजयी होता है और तंजयु कोंड की उपाधि धारण करता है। देखिए, तंजयु कोंड की उपाधि उसने धारण की है। कृष्ण तृतीय जो है अकेले नहीं बल्कि पश्चिमी गंगों की सहायता से जो है इस युद्ध में भाग लिया था इसने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, और ऑप्शन डी मलिक काफूर। देखिए, जो चोल शासक थे इन्होंने अंत में क्या किया था, इन्होंने जो है पांड्य शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, मतलब ये पांड्य राजाओं के अधीन चले गए थे। तो यहाँ पे पांड्य राजा तो दिया नहीं है, तो किसने समाप्त किया, यहाँ पे दिया है, तो इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो वो मलिक काफूर हो जाएगा। क्योंकि मलिक काफूर के बारे में हमें पता चलता है कि उसने 1310 ईस्वी में दक्षिण भारत की विजय की थी। 1310 ईस्वी में दक्षिण भारत की विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकती, होयसल और पांड्य राजाओं को जीता था। ठीक है, पांड्य राजाओं को। अब चोल जो है वो पांड्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, तो ये जो है इनडायरेक्टली किसने की थी, मलिक काफूर ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था। मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, सी दिया हुआ विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, डी दिया हुआ आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर जो है। कपास या सूती वस्त्र भी आ सकता है। ठीक है, तो जो आ जाए वही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी। ठीक है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, और ऑप्शन डी वेंगी। तो हमने नोट्स में देखा था, क्या हो जाएगा, वेंगी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, ये पांड्य राज्य कहाँ था, पांड्य राज्य जो है कावेरी के दक्षिण में ही स्थित था। ठीक है, वेंगी क्या है, वहाँ पे उपजाऊ, वहाँ का उपजाऊ क्षेत्र था। वेंगी नदी थी, तो नदी के आसपास का क्षेत्र क्या होता है, उपजाऊ होता है। तो ये जो है उनकी। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कोरकै, ऑप्शन एक दिया है कोरकै, दूसरा दिया है बुहार, तीसरा दिया है तोंडी, और चौथा दिया है मुसेरी। पश्चिमी तट पर स्थित पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा था पेरी प्लस में, हमको ऑलरेडी हमने इसे देख रखा था कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से थे। इसमें हो जाएगा तोंडी और मुसेरी। ठीक है, ये हमारे पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह थे। तो आंसर सी हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
देखिए अगर हम देख लेते हैं तो क्या दिया है, पेरिप्लस में बहुत सारे बंदरगाहों के नाम दिए हुए हैं। तो पश्चिमी तट पर जो है वो है नौरा, तोंडी, मुशीरी और नेलीसंडा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। ए प्रधानमंत्री, बी राजस्व मंत्री, सी सेनाधिकारी और डी राजा। ये हमारे नोट्स की पहली ही लाइन थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कौन और मन्नन राजा के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तृतीय संगम हुआ था। ऑप्शन ए अरिकामेडु में, ऑप्शन बी इरनाकुलम में, ऑप्शन सी मदुरई में और ऑप्शन डी तूतीकोरिन में। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि पहला और तृतीय संगम कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था। मदुरई क्या थी, पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट भी दी हुई है। प्रथम संगम कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था, कपाटपुरम अलवाई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त्य ऋषि ने की थी, पर बाद में जो है तोल्काप्पियर ने की थी। ठीक है, तीसरा है मदुरई में हुआ था और अध्यक्षता किसने की थी, नक्कीरर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। ठीक है, ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी अगस्त्य, ऑप्शन सी वशिष्ठ और ऑप्शन डी सांभर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त्य। ठीक है, इन्हें तमिल साहित्य का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसे सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 दिया हुआ है चालुक्य, पल्लव, हर्ष और पांड्य। सूची 2 दिया हुआ है मदुराई, कन्नौज, बादामी और कांचीपुरम। ठीक है, तो चलिए इसे मैच कर लेते हैं। चालुक्यों के बारे में देखें तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी, बादामी। ठीक है, तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर बी पल्लव दिया हुआ है। पल्लव के बारे में देखें तो क्या दिया हुआ है, पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, यानी बी का 4 हो जाएगा। और हर्ष को हम जानते हैं कि अपनी बहन के मिल जाने के बाद उसने कन्नौज में जो है अपनी राजधानी बनाई और दोनों कन्नौज से ही शासन करते थे। तो हर्ष जो है वो कन्नौज से रिलेटेड हो जाएगा। अब पांड्यों की राजधानी हमने आज इतनी बार पढ़ लिया, मदुरई में थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ठीक है, दक्षिण भारत के राज्य दिया है और उसकी राजधानी दिया हुआ है। ऑप्शन ए पल्लव कांचीपुरम, ये तो हमारा सही है। ऑप्शन बी पांड्य और मदुरई, ये भी हमारा सही है। ऑप्शन सी चेर और पुडुचेरी, ये हमारा गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि चेर की राजधानी वांजी या वाची थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी हमारा ऑलरेडी गलत हो गया, तो बाकी जो है वो सही होंगे। तो चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जो सही है उनको देख लेते हैं। पल्लव की कांचीपुरम हो गई, पांड्य की मदुरई हो गई, चोल की तंजौर हो गई। नेक्स्ट है होयसल की क्या हो गई, द्वार समुद्रम। ठीक है, ये सभी राजधानियाँ थी। देखिए उसकी बात करते हैं तो वांजी या वाची। ठीक है, चेर राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया। भारत और चीन के संबंधों की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी वेनसोंग, ऑप्शन सी इत्सिंग और ऑप्शन डी मातवालिन। चालुक्यों के समय की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, मातवालिन। ठीक है, देखिए फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, मतलब गुप्त काल में आया था। वेनसोंग कब आया था, वेनसोंग जो है हर्ष के समय में आया था। चालुक्यों की बात करें तो फिर मातवालिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी मौर्य। उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है, तो उत्तर भारत पर किसने शासन नहीं किया है, चालुक्यों ने नहीं किया है। चालुक्यों की दक्षिण भारत के थे, जबकि गुप्त, राजपूत और मौर्य क्या है, ये उत्तर भारत से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने कोशिश की थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो है युद्ध, मतलब दोनों सेनाएं जो नर्मदा नदी के आमने सामने आई थी तट के पास, लेकिन युद्ध हुआ था कि नहीं इस बारे में जो है संभवतः नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ पर संभवतः शब्द को दिया गया है कि हर्षवर्धन को संभवतः पराजित किया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? ए तंजौर, बी बनवासी, सी कांची और डी बादामी। तो कदम्बों की राजधानी क्या थी? कदम्बों की राजधानी थी बनवासी। ठीक है, कदम्ब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कदम्ब वंश की राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है, बाद में पुलकेशिन द्वितीय ने इसे अपने में मिला लिया था अपने साम्राज्य में। तंजौर की बात करें तो ये चोलों की राजधानी हो गई, कांची जो है वो पल्लव की हो गई और बादामी चालुक्यों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? ऑप्शन ए काकीनाडा, ऑप्शन बी मोटूपल्ली, ऑप्शन सी मछलीपट्टनम और ऑप्शन डी नेल्लूरू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी मोटूपल्ली सही हो जाएगा। ठीक है, काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था। देखिए इस स्थान का जो है दौरा किसने किया था? मार्को पोलो ने किया था। ठीक है, इसने जो है काकतीय राजाओं के शासनकाल के दौरान आंध्र प्रदेश की समृद्धि और शक्ति के बारे में वर्णन किया है या उसका उल्लेख किया है। ठीक है, मोटूपल्ली अभिलेख किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है गणपति राजाओं से, जिनसे पता चलता है कि इस पत्तन से कपूर, गुलाब का पानी यानी जो गुलाब का जो इत्र होता है, और हाथीदांत, मोती, मूंगा, रेशम, काली मिर्च, इन सब का आयात निर्यात किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? रोम साम्राज्य में बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी चालुक्य। क्या हो जाएगा? पांड्यों ने भेजा था। ठीक है, रोम साम्राज्य में 26 ईसा पूर्व में दूत भेजा था। पांड्यों की राजधानी के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार बात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीनाक्षी मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी पुदुकोट्टई में और ऑप्शन सी श्रीरंगम में, ऑप्शन डी तंजावुर में। तो मीनाक्षी मंदिर का है मदुरई में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर पांड्यों ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ सुमिलित करना है, तो देख लेते हैं, सुमिलित कर लेते हैं। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? अभी हमने देखा था मदुरई में है। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 जो है एक में ही दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा वैसे करेक्ट हो जाएगा, पर बाकी देख लेते हैं। ठीक है, तो वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? वो हो जाएगा तिरुमाल में। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश में। महाकाल मंदिर हम जानते हैं ये उज्जैन में है। बस्ता 1 वेलूर मठ, ये कहाँ पे है? ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, वेलूर मठ में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 ईस्वी में, जिसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।